नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस का विशेष कार्यक्रम एग्जाम फेयर का फंडा और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। जी हां, एग्जाम नजदीक आते ही बच्चों में तनाव, घबराहट और डर बढ़ने लगता है। कई बार मेहनत पूरी होने के बाद भी पेपर का डर आत्मविश्वास पर भारी पड़ जाता है। तो आखिर कैसे दूर करें एग्जाम का डर, कैसे बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं ताकि वे बिना तनाव के बेहतर प्रदर्शन कर सके। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं भाभा यूनिवर्सिटी से योगिता यशरावत जी, जो कि एक बिहेवियरल एक्सपर्ट हैं। आइए उन्हीं से समझते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि एग्जाम स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए और बच्चों का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। योगिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। सबसे पहले सवाल यही है कि परीक्षाओं के दौरान छात्रों में डर के मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के बच्चे वरिड रहते हैं कि हमारा जो सिलेबस हमने कंप्लीट नहीं किया है, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम उन्हें कैसे अटेम्प्ट करेंगे। और दूसरा सबसे जरूरी जो मुख्य तनाव का कारण होता है वो होती है तैयारी की कमी, जिसमें समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट वो लोग करते नहीं है। साल भर वो इस तरीके से उसको समय को निकाल देते हैं जिनमें वो उन कैटेगरीज के कामों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जिन पर उन्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि आजकल एक मोबाइल ऐसी आदत बन गया है कि बच्चे उसमें अपना बहुत सारा प्रोडक्टिव टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे होते हैं। तो तनाव के मुख्य कारण यही है कि तैयारी की कमी, और जहां वो समय लगा रहे हैं वो प्रोडक्टिव टाइम नहीं होता। एग्जाम का डर बच्चों में सबसे ज्यादा होता है, इसकी वजह से लोग जो है कई तरीके के जो है घटनाएं भी सामने आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है ये। और ऐसे समय में हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं उनको बहुत धैर्य रखना चाहिए और बच्चों को टाइम देना चाहिए कि उनको समय पे भोजन मिले और पानी की मात्रा वो बहुत ज्यादा रखें। योगिता जी, अगर बात की जाए, एग्जाम जो होता है वो सामान्य डर होता है बच्चों के बीच में, या चिंता की वाकई बात होती है? और माता पिताओं की क्या जिम्मेदारी होती है, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी होती है अगर एग्जाम बोर्ड का है, एग्जाम नजदीक है, तो उनकी भी क्या उनको ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि बच्चों को स्ट्रेस फील रखा जा सके? देखिए, सबसे ज्यादा तो पेरेंट्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने फैमिली के जो टाइमिंग्स हैं उनमें ऐसे इवेंट्स को ना शामिल करें जिनमें वो बच्चों को छोड़कर कहीं जा रहे हैं। जैसे कि घर में कोई शादी ब्याह है तो बच्चा जो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा दे रहा है उसको घर में अकेले छोड़कर वो शादी को अटेंड करने जा रहे हैं, या किटी पार्टीज हैं, या कुछ ऐसे पर्टिकुलर इवेंट्स हैं जिनको हम टाल सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उन इवेंट्स को टालें, क्योंकि बच्चा जब पढ़ाई कर रहा होता है और इंटेंस पढ़ाई कर रहा होता है तो उस समय उसका खान पान और नींद बहुत व्यवस्थित होनी चाहिए। अब अगर बच्चा लेट नाइट पढ़ रहा है और मॉर्निंग टाइम में उसको ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा है, या एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि माता पिता तनाव की स्थिति पैदा ना करें, जैसे आपस में मनभेद होना या मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़ा होना, ये सब चीजें घर में ना हो। उसको एक शांत वातावरण मिले, कंड्यूसिव वातावरण मिले जिसमें वो अपनी टारगेट्स जो उसने सेट किए हैं उनके प्रति वो मोटिवेट हो पाए। योगिता जी, एक खास एक चीज ये भी आती है कि एग्जाम स्ट्रेस और एंजाइटी, इन दोनों में अंतर क्या होता है? कई लोग कई बार जो है इन दोनों को सेम समझ लेते हैं। देखिए, एंजाइटी का मतलब है कि आपने तैयारी नहीं की है और आप बिना जरूरत के इरिटेट हो रहे हैं, या आपको एक वैक्यूम बहुत बारीक सी चीज है कि तैयारी करते हुए अगर हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमें किसी चीज के लिए वरिड नहीं होना पड़ता। लेकिन अगर हम तैयारी कर ही नहीं रहे हैं और उसके बाद हम ये फील कर रहे हैं कि रिजल्ट 70s में आए या हमारा रिजल्ट जो है वो उसमें आ जाए, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने समय का प्रबंधन बहुत सटीक करना चाहिए, समय प्रबंधन बहुत अच्छे से करना चाहिए ताकि हमारी एग्जाम की प्रिपरेशंस में कोई बाधा ना आए।
योगिता जी, कई बार देखा है बच्चे जो है जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं, उनकी तारीखें नजदीक आती हैं, तो वो बच्चा जो है असामान्य तरीके से रहने लगता है, यानी गुमसुम सा रहने लगता है, तनाव में महसूस होता है। तो क्या वास्तविकता में एग्जाम का तनाव होता है या उस कोई और भी चीजें पर्सनल लाइफ को लेकर भी दबाव होते हैं? तो ऐसे समय में उन बच्चों को जिनके एग्जाम सर पे हैं, उनको एग्जाम पे फोकस करना चाहिए, बाकी चीजों को छोड़ देना चाहिए? देखिए, बाकी चीजें छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ हमारे सामने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रखा हुआ है कि हम 24 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते। उसके विपरीत हम 24 घंटे हम खेल नहीं सकते, 24 घंटे हम मोबाइल पर सर्फिंग नहीं कर सकते, गेमिंग नहीं कर सकते। अगर हम हर काम को उसके सही जगह पर रख दें, जिसमें हम समय प्रबंधन का एबीसी का फॉर्मूला यूज करते हैं कि ए मतलब टॉप प्रायोरिटी के काम जो होने ही है, अर्जेंट है, और बी मतलब इंपॉर्टेंट काम जो कर सकते हैं, और अगर ना भी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और सी वो कैटेगरी के काम होते हैं कि जिन्हें ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। राइट। तो अब प्रॉब्लम क्या ये होती है कि बच्चे सी कैटेगरी के कामों को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए उनको अपने फ्रेंड्स से बात करनी है और वो बात लंबी हो रही है, या उनको अपनी फ्रेंडशिप को लेकर के कुछ इश्यूज आ रहे हैं, डिस्कस करने लग रहे हैं, तो फिर देन प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। ए मतलब आपको अपना सेट टारगेटेड सिलेबस पूरा कर लेना चाहिए, टाइम पर पूरा करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 10th के बोर्ड में अगर हमारे परसेंटेज 60 से कम आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप 90s की कैटेगरी में फॉल करें। हर बच्चा 90s की कैटेगरी में कैसे आ सकता है, ये आप खुद सोच के देखिए। नॉट पॉसिबल। 60 एक ऐसा मार्जिनल परसेंटेज है जो कंपनीज अपने कैंपसेस में देखती हैं। मतलब कि कैंपस में कैंडिडेट के मिनिमम 60 होना चाहिए जी। 60% का बच्चा कैंपसेस के लिए बैठ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठ सकता है। मतलब हमारे पास एक डिसेंट मार्जिनल लाइन है कि हम इतना तो परफॉर्म कर ही सकते हैं। लेकिन अगर हमको अबव 70 के परसेंटेज चाहिए, तो हमें अपनी ए बी सी की जो लिस्ट है उसमें अपने काम को हर रोज बकेट की तरह, यानी बाल्टी की तरह आप कैटेगराइज करिए कि ए की बाल्टी, बी की बाल्टी, सी की बाल्टी। ए कैटेगरी के काम अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, बी कैटेगरी के काम इम्पोर्टेंट, एंड सी कैटेगरी के काम नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट। तो अगर हम अपने एग्जाम टाइम में अपनी टाइम बकेट, मैं फिर से कह रही हूँ टाइम बकेट, यानी कि समय की बाल्टी, जिसका नाम ए बी और सी हम अगर रख लेते हैं जी। तो बहुत इजीली हम सारे काम कर सकते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम पूरा टाइम पढ़ाई करते रहें। हम थोड़ा सा टाइम टीवी भी देख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम हम नेट सर्फिंग भी कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ जिम्मेदारी की है कि आप जिम्मेदारी से उन बकेट्स में अपने काम को करते हुए चले। योगिता जी, एक ओवर थिंकिंग की बात भी सामने आती है। कई बच्चे जो होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, एग्जाम जैसे ही नजदीक आता है तो वो उसको लाइट वेट में लेते हैं, कह रहे हो गया, कौन सी बड़ी बात है, हमने तो साल भर पढ़ाई की है। क्या ओवर थिंकिंग बच्चों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है क्या बोर्ड एग्जाम में? बिल्कुल कर सकती है, और ऐसे समय में उनको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसे हम लोग अलोम विलोम भी कह सकते हैं, या हम प्राणायाम कह सकते हैं, या हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जी। जिससे हमारा दिमाग स्थिर रहता है। ओवर थिंकिंग यानी कि सांस हमारे दिमाग का बटन है। आपने सुना होगा कि ब्रेन डेड हो गया कोई व्यक्ति, तो जी। ब्रेन डेड कैसे होता है? जब उसके ब्रेन में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है। राइट। तो हमारी जो थॉट्स की स्पीड है, ब्रेन में जो विचारों की स्पीड है, वो हमारी श्वास की गति से जुड़ी हुई है। हम जैसे सांस को कंट्रोल करते हैं, वैसी सांस के साथ हमारे ब्रेन में चलने वाले विचार कंट्रोल अपने आप हो जाते हैं। तो अगर आपको तेजी से विचार आ रहे हैं, ज्यादा विचार आ रहे हैं, तो आप अपने विचारों को कंट्रोल करने की जगह अपनी श्वास को, यानी ब्रीदिंग को कंट्रोल करिए। और ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का दो तरीके हैं। अलोम विलोम करिए, ऐसे श्वास लीजिए, इस प्रकार से आप श्वास लीजिए, और इस नाक के छिद्र से श्वास को छोड़िए। ऑटोमेटिकली आपके जो थॉट्स का प्रोसेस है जी। वो नॉर्मल होने लग जाता है। तो एग्जाम टाइम में बच्चों को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, और ये बात उनके पेरेंट्स को रेनफोर्स करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। जो पेरेंट्स अगर इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएं मॉर्निंग में, और प्रेफरेबली बच्चे बहुत देर तक रात में ना पढ़ें, क्योंकि रात में जब बच्चे पढ़ते हैं
तो उनका प्रोडक्टिव जो थॉट प्रोसीजर होता है, जो उनके ब्रेन में थॉट्स बनते हैं जी। प्रोडक्टिव, वो बनना उनके बंद हो जाते हैं। और योगी दैट इज द रीजन कि एक फोमो की स्थिति पैदा होती है, जी। ब्रेन में फॉग आता है और समझ में भी नहीं आता कि हम उसको प्रॉपरली प्रेजेंट कर पाएंगे कि नहीं, डाउट्स क्लियर नहीं होते क्योंकि रात में नींद नहीं पूरी हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली दिन में तो बहुत सारी एक्टिविटीज घर में चल रही होती हैं, तो बच्चा गहरी नींद सो ही नहीं पाता। तो ये बहुत जरूरी है कि अपनी और हटे। एक और चीज है कि एग्जाम टाइम में ज्यादा तला भुना हुआ खाना ना खाएं, हल्का भोजन करें। चाय बच्चे बहुत पीने लगते हैं अक्सर, कि वो चाय पीते हैं और वो सोचते हैं कि हमको इससे वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, रिलैक्स मिल जाएगा। तो दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि चाय पीने से एसिडिटी होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट वो कई बार एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जिसमें उनको एसिडिटी होने लगती है, वॉमिट जैसा फील होने लगता है, वॉमिटिंग सेंसेशन होने लग जाता है। जी। तो चाय पीना, कॉफी पीना अवॉइड करना चाहिए। लेकिन योगिता जी, कई बच्चे जो है वो रात में प्रेफर करते हैं और आप कह रहे हैं कि रात में पढ़ाई करना उचित नहीं है, तो ऐसे में वो कौन सा टाइम पीरियड रहेगा, वो कौन सा ड्यूरेशन रहेगा जिस टाइम पीरियड में बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं? मॉर्निंग 6 बजे बहुत कंफर्टेबल रहता है कि आप मॉर्निंग में ना बहुत जल्दी होता है 6 बजे का टाइम, ना बहुत लेट होता है। 6 ओ क्लॉक से आप अगर पढ़ रहे हैं, आपको 2 दिन का गैप मिल रहा है या 3 दिन का गैप मिल रहा है, तो आप उसमें मॉर्निंग 6 ओ क्लॉक से अपनी स्टडीज को परस्यू कीजिए। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 20-40 का फॉर्मूला फॉलो करिए। 20-40 का मतलब है कि 40 मिनट्स पढ़ाई करिए, 20 मिनट्स आप उनको रिलैक्स कर सकते हैं और मन में ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं। जो आपने पढ़ा है, सीखा है, उसको आप थॉट प्रोसेस में ला सकते हैं। तो हर आवर को, हर घंटे को 20-40 के रेशियो में आप स्पेंड कर सकते हैं। और फिर वो टाइम बकेट आपको मैंने बताया कि आप अपना ABC की बकेट बना लीजिए और उन बकेट में आप अपने काम को बांट लीजिए दिन के। एंड डेफिनेटली अति सर्वत्र वर्जते होता है, अति हर जगह खराब होती है। तो डेफिनेटली आपको इस बात से बचना चाहिए कि आप अपने मोबाइल पर ज्यादा समय ना बिताएं। इससे आपको बचना चाहिए। ये कई बार एक बहुत नेगेटिव हैबिट होती है कि हम एग्जाम टाइम में मोबाइल के ऊपर समय बिता रहे होते हैं, विच इज अ वेरी बिग टाइम किलर। मोबाइल इस समय बहुत बड़ा टाइम किलर है। योगिता जी, कई माता पिता की जो है उम्मीदें आस पड़ोस के बच्चों पर टिकी होती हैं। जैसे आस पड़ोस के बच्चे परफॉर्म करते हैं, वो उसी प्रकार की जो है उम्मीद अपने बच्चे से करते हैं। कई बार बच्चे दबाव में भी आ जाते हैं उम्मीदों के चलते, माता पिता की उम्मीदों के चलते। ऐसे में माता पिता की क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हर बच्चे की एक अलग कैपेसिटी होती है। जैसे कि आपने भी कहा है कि कोई 90% लाता है, कोई 60% भी लाता है। तो ऐसे में उन माता पिता को क्या करना चाहिए ताकि वो बच्चों को फ्रस्ट्रेशन से बचाएं या दबाव से बचाएं? देखिए, ये बहुत बड़ा सोशल टैबू बन गया है आजकल कि हर पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा 90s में आए। सो दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि 90s की कैटेगरी में अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं, तो फिर उस तरीके का उसका ब्रेन डेवलपमेंट बचपन से होना चाहिए। जब वो प्रिलिमिनरी क्लासेस में होता है, जब वो किंडरगार्टन में होता है, तो उसकी राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल्स, जो हमारी 5 स्किल्स होती हैं, मोटर स्किल्स होती हैं। मोटर स्किल्स का मतलब होता है, तो ये एक तरीके का अपब्रिंगिंग सिस्टम होता है जिसमें पेरेंट्स को अगर इतना ख्याल है कि बच्चा बड़े होकर IIT JEE क्लियर करे या वो नीट क्लियर करे या वो IIMs में जाए, तो फिर उस लेवल का पेरेंट्स को उसको अपब्रिंगिंग शुरू से देना चाहिए। बट देन पेरेंट्स अपने पैसे कमाने में बिजी रहते हैं, तो बस नहीं होता है। एक दायित्व हमारा बनता है कि जितना बच्चा सक्सेसफुल है, उसकी सक्सेस के तो में सपोर्ट सिस्टम भी मिलना चाहिए। और कंपैरिजन तो कभी नहीं चाहिए। अगर आप एक सेब के पेड़ की बात करें, तो एक सेब के पेड़ के ऊपर भी, एक सेब के पेड़ के ऊपर तक जो है वो एक प्रकार के सेब नहीं होते। देर आर मल्टीपल, मतलब एक ही सेब के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के सेब के फल होते हैं। आप देख सकते हो कि एक पेड़ पर सेब भी एक जैसे नहीं होते,
तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंसान एक जैसे होंगे? कोई एक खांचा तो होता नहीं है कि उसमें खांचे में रखकर भगवान बच्चों को पैदा कर रहा है। तो कैपेसिटी डेवलपमेंट हमको अपने बच्चे का चेक करना चाहिए, और अगर जरूरत पड़ती है तो साइकोमेट्रिक टेस्ट एक ऐसा टूल है जिसके जरिए बच्चे की कैपेसिटी आप टेस्ट करवा सकते हैं किसी अच्छे करियर काउंसलर से, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को सपोर्ट दे दीजिए। युक्ता जी, कई बार अमूमन ये तस्वीर सामने आती है कि बच्चे एग्जाम देने के बाद जो है उनके अगर कुछ पेपर कम जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है, तो एग्जाम के बाद जो है स्ट्रेस फील करते हैं और अपने अंदर ही अंदर वो कुंठित रहते हैं। जब एग्जाम आने के पहले भी हमने देखा है कई बार बच्चे जो है रिजल्ट आने के 1-2 दिन पहले जो है डर के मारे वो गलत काम उठा लेते हैं, सुसाइड जैसे मामले सामने आते हैं। ऐसे में एग्जाम के बाद और रिजल्ट के बीच का जो टाइम होता है वो माता पिता को कैसे स्पेंड करना चाहिए बच्चों के बीच में? देखिए, ऑप्शंस कभी लाइफ में खत्म नहीं होते। कमाना पैसा बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जी। द ओनली थिंग इज दिस कि आप पैसा कमाना कैसे चाहते हैं। आपका बच्चा अगर तनाव में है तो इसका कारण है कि आप उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हो घर में, आप उसको एक सहयोगी वातावरण नहीं दे रहे हो, आप पूरा टाइम तुलना कर रहे हो, आप पूरा टाइम उसको ब्लेम कर रहे हो, जो कि ठीक बात नहीं है। अब मैं कल का ही उदाहरण दे रही हूँ कि एक बच्चा जो है एग्जाम टाइम में कुछ मोबाइल पे कंटेंट देख रहा था, और उसकी मम्मी ने देखा कि कुछ देख रहा है, उसकी मम्मी ने उसको पकड़ने की कोशिश करी, वो बच्चा मोबाइल छुपाने लगा, वो मम्मी गिर गई, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि देखिए ये कुछ छुपा रहा है, ये मुझे दिखा नहीं रहा है। तो देखिए, बच्चे का भी पर्सनल स्पेस होता है। आप इस तरीके के व्यवहार को बढ़ावा मत दीजिए कि आप पूरा टाइम उसके ऊपर एक क्रिमिनल की तरह नजर रखे हुए हैं, है ना? तो अगर आप इस प्रकार से अपने बच्चे के संग ट्रीट करेंगे कि पड़ोसियों के संग कंपेयर कर रहे हैं या उसको पूरा टाइम हरास कर रहे हैं कि तू आगे जाके, सबके लिए परमात्मा ने प्रारब्ध लिखा है। ऐसे भी केसेस आते हैं जो बच्चे अभी कमजोर हैं पढ़ाई में, बाद में जाके वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल है, बच्चे बहुत ब्राइट हैं, स्टेट टॉपर हैं, लेकिन आगे जाकर के उनकी हैबिट्स बिगड़ जाती हैं, बहुत ही स्पॉइल्ड हो जाते हैं वो लोग। तो इस पे कोई ऐसा सेट रूल नहीं है सक्सेस का। सक्सेस तो उनको भी मिली है जो बड़े बड़े राजनेता हैं और उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी। सक्सेस तो उनको भी मिली है जो बॉलीवुड स्टार्स हैं और उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी है। सक्सेस तो उनको भी मिली है जो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी है। दैट मीन्स व्हाट इज द फंडा फॉर सक्सेस? लाइफ का फंडा सक्सेस का है पैशन, कि आपके बच्चे का पैशन नहीं खत्म होना चाहिए, जिंदगी को जीने की तमन्ना खत्म नहीं होना चाहिए। तो अगर बच्चे में कोई सिम्टम आप देख रहे हो कि वो चुपचाप बैठा है, गुमसुम बैठा है, या वो खाना नहीं खा रहा है, या वो अलग अलग कटा हुआ सा है, सबसे दूर हो रहा है, तो तुरंत उसको बिठाइए, बात करिए। अगर घर में आप उससे बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी रिलेटिव से सहयोग लीजिए। अगर रिलेटिव से सहयोग योगिता जी, अगर बच्चों के मन में फेल होने का डर होता है तो उस डर को कैसे बाहर निकाले? इसी से जो संबंधित सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, अगर फेल होने का डर किसी बच्चे के मन में है तो उस डर को कैसे बाहर निकाले माता पिता? मेरे ख्याल से बच्चे को, मम्मी पापा को सिंपल कॉन्वर्सेशंस में सबसे अच्छा उपाय होता है डाइनिंग टेबल पर बात करना, खाना खाते समय। बेटा ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उदास हो? कोई बात नहीं। जैसे समटाइम्स मेरा बेटा भी बोलता है कि मम्मा मेरे को लग रहा है मेरा ये पेपर ठीक नहीं गया, तो आई ऑलवेज से कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज अनदर टाइम। हमेशा हमारे को जिंदगी मौका देती है, और आप इस चीज को समझिए कि जिंदगी है तो सब कुछ है। इस तरीके से बच्चे को मोटिवेट कीजिए और बच्चे को भी इस बात का एहसास कराइए कि कोई बात नहीं, और उस बच्चे को बायोग्राफीज दिखाइए। मेरा सबसे अच्छा टूल होता है कि आप उसको 12th फेल जैसी मूवीज का एग्जाम्पल दीजिए, कि जहां एक बच्चा 12th फेल हो रहा है और बाद में एक आईपीएस अधिकारी बन रहा है, तो देयर इज ऑलवेज अनदर टाइम। बच्चे को मोटिवेट करिए, उसको बायोग्राफीज दीजिए, अपने लाइव उदाहरण दीजिए कि बेटा सब कुछ पॉसिबल है। बट सिम्टम्स को कैच करना, प्राइमरीली सिम्टम्स को कैच करना कि बच्चा डिप्रेशन में है, ये पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। योगिता जी, सोशल मीडिया का जमाना है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, इंटरनेट है। ऐसे में क्या सोशल मीडिया भी बच्चों पर एग्जाम के समय में स्ट्रेस बढ़ाता है? कैसे दूरी बनाए, या उपयोग करें तो कैसे उसका सटीक उपयोग करें? देखिए, सोशल मीडिया का साइंस हमें समझना चाहिए कि जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हैं तो डोपामाइन नाम का हार्मोन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है।
और डोपामाइन हार्मोन हमारी खुशी को बढ़ाता है, मींस एक्साइटमेंट को बढ़ाता है। जी। तो जब एग्जाम का दौर आता है और हम उनको बोलते हैं मोबाइल यूज मत करो, तो डोपामाइन का लेवल नीचे चला जाता है। खेलते नहीं है तो भी डोपामाइन नीचे चला जाता है। तो बच्चों को सहजता से अलाउ करिए कि पढ़ाई के बीच वो ब्रेक ले। इसलिए मैंने आपको 40-20 का फॉर्मूला दिया था कि 40 मिनट्स पढ़ो, 20 मिनट्स आप डोपामाइन के लिए म्यूजिक सुनिए, बातचीत करिए, नॉर्मल रहिए, जी। थोड़ा वॉक कर लीजिए। तो इन दैट वे आप अपनी पढ़ाई के स्ट्रेस को कम करके चल सकते हैं। सोशल मीडिया का प्रयोग तो बहुत पॉजिटिव हो सकता है। जी। चैट जीपीटी का कह लीजिए, या हम कुछ ऐसी सोशल नेटवर्क है, यूट्यूब चैनल्स है जिनसे हम उन टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। जी। बट वही वाली बात है कि प्रोडक्टिव की जगह वो नेगेटिव यूज ज्यादा हो रहा है बिल्कुल। सोशल मीडिया का। बिल्कुल। तो बच्चे से सजेस्टिव वे में बात करिए, डोमिनेंट वे में बात नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को हिटलर बन के बात नहीं करना जी। चाहिए, कोच की तरह बात करना चाहिए, सजेशंस देने चाहिए कि अब एग्जाम आ गया है तो मेरे ख्याल से अपन इसकी जगह अगर यूट्यूब तुम देख ही रहे हो जी। तो केमिस्ट्री का फलाना चैप्टर देख लो, कुछ इस तरीके से सजेशन देकर बिल्कुल, बात कहीं ना करना। कहीं गाइडेंस की भी एक जरूरत होती है बच्चों के सोशल मीडिया यूज के साथ साथ माता पिता या उनके जो टीचर हों या उनके जो कलीग दोस्त हों, वो अच्छी चीजों का इस्तेमाल जो है मोबाइल फोन के जरिए करें या यूट्यूब का करें तो वो ज्यादा उनके लिए कारगर साबित होगा। फिलहाल के लिए योगिता यशरावत जी, आप हमारे चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ भाभा यूनिवर्सिटी की बिहेवियरल एक्सपर्ट योगिता यशरावत जी, जिन्होंने बच्चों को एग्जाम के समय में कैसे तनाव फ्री रखा जाए, कैसे स्ट्रेस फ्री रखा जाए, तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा की। आई होप आप और आपके बच्चों पे ये जो सेगमेंट है हमारा काफी लाभदायक होगा, असरदार होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।